हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड बोर्ड सीरीज का चौथा लेक्चर एंड द फाइनल लेक्चर है। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। पिछले 3 लेक्चर में हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हो गया। बेसिकली मैं शीट को फॉलो कर रहा हूँ जिसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख रखे हैं ताकि मैं आपको वही क्वेश्चन या उनका कुछ वेरिएशन करा सकूं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और उन्हीं को प्रैक्टिस करें, रैंडम तैयारी ना करें। तो अब जो हमारा आखिरी लेक्चर है जिसमें हमको पढ़ना है फ्लक्स गॉस लॉ, फ्लक्स और गॉस लॉ का कॉम्बिनेशन और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। आप जानते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि फ्लक्स का डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है, फ्लक्स का यूनिट आपसे पूछा जाता है, गॉस लॉ का प्रूफ आपसे पूछा जाता है, गॉस लॉ इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस से किस तरीके से रिलेटेड है ये आपसे पूछा जाता है, गॉस लॉ का फेल होना इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस के लिए किस तरीके से बुरा है ये भी आपको पता होना चाहिए, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इनफाइनाइटली चार्ज्ड इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो या थिन इनफाइनाइट प्लेट हो या फिर हमारे स्फेरिकल कंडक्टर्स हो, है ना। तो ये तीनों ही चीजें हमको अच्छे से आनी चाहिए, पर इनका न्यूमेरिकल क्या आता है उस पर हमको फोकस करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर इससे पहले का जो पोर्शन है जिसमें हमारा डाइपोल आ गया, कूलम्ब्स लॉ आ गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स आ गए, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको पिछले 3 लेक्चर्स का जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उन तीनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट आवर 4th एंड फाइनल लेक्चर विच इज ऑन फ्लक्स एंड गॉस लॉ बेसिकली। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर करेंगे। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि फ्लक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फ्लक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, फ्लक्स की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अभी फ्लक्स में बहुत आसान सवाल पूछते हैं। वैसे तो फ्लक्स में काफी कुछ पढ़ा जा सकता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, पर फ्लक्स में बोर्ड में आने वाले सवाल काफी आसान होते हैं। जैसे एक ये सवाल था कि एक अपने पास स्क्वायर शीट है और ये YZ प्लेन में पड़ी है। किस में पड़ी है बेटा? YZ प्लेन में, YX में नहीं, YZ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने लिख दी मान लो E0 I कैप। जो हमारा क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में आया उसमें जैसे साइड्स दे रखी थी 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो दे रखी थी टू बी एग्जैक्ट 5000 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया था आई कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना। ये एक्स मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स का मतलब है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो एक्स एक्सिस क्योंकि हमारी अंदर की तरफ है इसलिए मैंने इस तरीके से दिखा दिया। अब आप जानते हैं ये एक 2D सरफेस है। कैसा सरफेस है? 2D। अब अगर आपको फ्लक्स निकालने के लिए वो बोल दे तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपने रट्टा मार रखा है E डॉट ए। ये फॉर्मूला कब काम करता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, और आप देख सकते हैं यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना। ये कौन सी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फॉर्मूला काम करेगा E डॉट ए। अब बात आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख सकते हैं आप 5000 न्यूटन पर कूलम्ब, डायरेक्शन क्या हो गया? आई कैप। एरिया, एरिया आप लिख सकते हैं बेटा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, पर डायरेक्शन का क्या? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा है? कई बच्चों को क्लियर ही नहीं कि एरिया वेक्टर कैसे बन गया, तो आपको पता होना चाहिए बेटा यहां पर हम एरिया को वेक्टर मान लेते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट फ्लक्स, है ना। तो 2D सरफेस के एरिया की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये एक 2D सरफेस है ना, चपटा पेपर है, वैसे तो 3D है, कुछ ना कुछ थिकनेस भी है इसमें, पर एक बार के लिए हम इसको 2D मान लेते हैं। तो 2D सरफेस का एरिया परपेंडिकुलरली होता है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, पर परपेंडिकुलर तो ये भी है कि नहीं? परपेंडिकुलर ये है अगर एरिया के, तो परपेंडिकुलर तो ये भी है। तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस आपने बनाई या लाइन जो आपने बनाई, इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है। तो इसका एरिया वेक्टर आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, बोथ आर अलाउड। तो बेटर क्या रहेगा? अगर हमारे पास चॉइस हो तो बेटर ये रहेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है तो एरिया वेक्टर को भी हम अंदर मान लें, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर एक तो ये हो गया, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो हमने एरिया वेक्टर को मान लिया अंदर की तरफ, ठीक है।
तो एरिया वेक्टर में का भी डायरेक्शन मैंने क्या ले लिया, आई कैप। अब कई बार बच्चों से क्या होता है, सॉल्व करने में भी गलती हो जाती है। जैसे 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है, तो यह हो गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा मीटर स्क्वायर में इसको चेंज करना होता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना होता है तो क्या कर देते हैं, 10 की पावर 4। तो सेंटीमीटर स्क्वायर जब मीटर स्क्वायर में चेंज होता है तो वो बन जाता है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 100 इंटू 10 की पावर 4 क्या हो गया, 10 की पावर -2। सॉरी, आई मीन 100 इंटू 10 की पावर -4 बिकम्स 10 की पावर -2। ये 5000 और है 10 की पावर -2, तो आंसर क्या आ गया, 50। पर व्हाट अबाउट द यूनिट, यूनिट भी लिखनी पड़ेगी। तो यूनिट क्या आ रही है बेटा, इसकी क्या है, न्यूटन पर कूलम, एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स आपका निकल के आ गया 50 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब इसमें कोई बच्चा मेरे से ये सवाल भी कर सकता है कि सर अभी अभी आपने कहा कि एरिया वेक्टर अंदर भी मान सकते हैं, बाहर भी मान सकते हैं, आप बाहर की तरफ मानो, कोई बात नहीं, बाहर की तरफ मान लेते हैं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट तो करना आता है ना, ये तो मैं पूछना ही भूल गया। आई और आई वाले का डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, आई गायब हो जाता है, पता है ना आपको। अगर ए आई कैप हो, इसका डॉट आप बी आई कैप के साथ करो तो आपके पास ए बी बचेगा, आई डॉट आई हो जाएगा। आई डॉट आई क्या होता है, अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करता, पर 1 होता है, ध्यान रखना। आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है ना। तो आप ये ध्यान रखें कि x वाले का डॉट x वाले के साथ हो सकता है, y वाले के साथ नहीं हो सकता। तो ये आपने कर दिया, मीटर स्क्वायर भी आपका आ गया। पर अभी मैंने जैसा बताया, किसी बच्चे ने कहा था कि सर यहाँ माइनस मानो, माइनस आई कैप डायरेक्शन मानो, कोई बात नहीं, बस आंसर में माइनस आ जाएगा, बस और कोई दिक्कत नहीं है बस। लेकिन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड तो अभी भी सेम आया ना, पिछली बार भी 50 आया था, अभी भी 50 आया, बस ये डायरेक्शन ही तो बता रहा है प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या बता रहा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है। बात क्लियर हो गई क्या। तो ये हमारा फ्लक्स इस तरीके से निकल गया। तो ये क्वेश्चन तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए किसी के लिए, पर प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आता है कि यही एरिया जो था वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो उन्होंने सवाल क्या लिखा, द प्लेन, जैसे ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो प्लेन को अगर आप सामने से देखोगे तो प्लेन विल लुक लाइक दिस, अ लाइन। अगर आप इस कागज को बिल्कुल सामने से देखो तो ये कागज आपको एक लाइन जैसा दिखेगा। तो ये आपका हो गया प्लेन, और ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अब मैंने एक्स एक्सिस इधर मानी है। ठीक है, अब उसने बोला ये जो प्लेन है, जो कि ऐसा है, एक्चुअली में गड़बड़ बन गया, सही कर देता है। ये जो आपका प्लेन है ना, प्लेन कुछ ऐसा है, ये आपका प्लेन है, ये प्लेन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं सर फ्लक्स निकालना है, कोई इशू नहीं है, लिख दो ई ए कॉस 30। बिल्कुल गलत। अब सोचो गलत क्यों सर, थीटा दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ई डॉट ए होता है, तो सर सही तो लिखा है ई ए कॉस थीटा, सही तो लिखा है, नहीं सही नहीं लिखा। आपने लिखा ई ए कॉस 30 डिग्री, ये गलत क्यों है, क्योंकि आपने थीटा का मतलब ही नहीं समझा। इसमें तुमने समझा ही नहीं कि ई डॉट ए में, ई ए कॉस थीटा में थीटा क्या होता है, किस किस का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, ई का और ए का। तो थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि ए वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ए वेक्टर तो ये होगा ना बेटा, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल तो 60 होगा ना, 30 थोड़ी होगा। क्या एंगल होगा, 60। इस डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्लेन को मैं ऐसे बना देता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मैंने, ये 30 दिया था क्वेश्चन में। ये आपका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर बनाता है 90। तो ये कितना हो गया बेटा, 60। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया, 60। तो आप क्या लिखेंगे, ई ए कॉस
60 और cos 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2। अगर क्वेश्चन में E और A का वैल्यू दे रखा होता तो वो आप यहाँ पर पुट करके आसानी से फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका है कि एक प्लेन सरफेस में फ्लक्स निकालने के क्वेश्चन हमको किस तरीके से करने हैं। पर मजेदार क्वेश्चन ये नहीं, मजेदार क्वेश्चन वो हैं जो अब आने वाले हैं, और आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आने वाले हैं, और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी हैं। और मैं आपको बता दूं ये बोर्ड में पूछे भी गए हैं। सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 2012 में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सीखना जरूरी है। पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। उसने ये बोला है सवाल में, पहले एक दूसरा सवाल कर लेते हैं कि गॉस लॉ जो है वो अगर फेल हो गया तो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस भी फेल हो जाएगा, इस बात को प्रूव करो। ठीक है, तो गॉस लॉ का एक प्रूफ दे रखा है। वैसे तो एनसीईआरटी कहता है कि वी स्टेट गॉस लॉ विदाउट प्रूफ, है ना, गॉस लॉ को प्रूफ करना मुश्किल है, पर एक केस में अपन प्रूव करते हैं कि ये बीचों बीच इस स्फीयर के चार्ज रखा है, फिर इस चार्ज से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, फिर इस एरिया को छोटे छोटे डीए में बांट देते हैं, ये डीए वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, फिर छोटे छोटे फ्लक्स निकाल लेते हैं, फिर नेट फ्लक्स निकालने के लिए इन छोटे छोटे फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं। एनसीईआरटी में ये प्रूफ लिखा है, अगर आपको नहीं पता तो इसको जरूर पढ़कर जाना। और फिर जब आप एंड में फ्लक्स निकालते हो तो आपका आता है Q/ε0। क्या निकल कर आता है? Q/ε0। अब आप देखिए, आपने गॉस लॉ को प्रूव करा है इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो आपने यहां मदद किसकी ली? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या फॉर्मूला लगाया? KQ/R²। बात समझ में आई? अगर गॉस लॉ गलत है तो तुमने जिसकी मदद ली इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी गलत हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गलत है तो तुम्हारा कूलाम्स लॉ भी गलत हो गया, और कूलाम्स लॉ गलत है तो फिर हमने जो कुछ पढ़ा सब गलत हो गया। इनफैक्ट एटम का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो उसमें भी आप लिखते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। आप ये पढ़ते हो कि ये न्यूक्लियर है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसलिए घूम पा रहा है क्योंकि इसको घुमाने के लिए आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, फिर ये पूरी पढ़ाई भी गलत हो जाएगी। तो गॉस लॉ के गलत होने का मतलब हो गया फेलियर ऑफ इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस या फिर कूलाम्स लॉ। एंड इफ कूलाम्स लॉ फेल्स, एंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉल्स अपार्ट। तो वो तो नहीं हो सकता ना बेटा, दैट इज व्हाई इट इज ट्रू। नेक्स्ट, जो कि मैं आपसे कह रहा था थोड़ी देर पहले, ये एनसीईआरटी के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए। ये तो आप बात समझ गए, एक थ्योरेटिकल पॉइंट था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे दिया बेटा ऐसे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस बना दी, यहां पर रख दिया क्यूब, यहां पर डायग्राम ऐसा बना हुआ आएगा, डायग्राम ऐसा बना हुआ आएगा, मैं बता दूं क्योंकि 3D डायग्राम रहेगा। मेरे को दिक्कत हो रही है बनाने में। डायग्राम ऐसा बना हुआ आएगा लाइक दिस। तो ये क्यूब हो गया आपके पास, ठीक है। अब इन्होंने बोल दिया, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, सारी बात उससे आपको क्लियर हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं एक बार तो ले लेता हूं बेटा कांस्टेंट E0I कैप, और एक केस में मैं ले लूंगा वेरिएबल A+BX_I कैप। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर देता हूं, एग्जैक्टली PYQ जैसा नहीं रखता हूं, ठीक है। अब इसने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। आई कैप लगाए ना, तो ये हो गया ना आई कैप, ये हो गया, ऐसे जा रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में। अब आप ध्यान से देखो तो कौन से दो फेसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड चीर के निकलेगी? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड आर पार करेगी, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड आर पार करेगी। बेटा ये तो एक यार बड़ा ही सिंपल सा इमेजिनेशन है। आई थिंक इतना तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि अगर आपके सामने ऐसे एक बॉक्स रखा हुआ है और अगर आप गोली मारते हो तो वो जो गोली है वो इसमें से छेद करके निकलेगी और इसको पार करके निकल जाएगी। तो दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू इमेजिन, ये तो सिंपल सी बात होगी ना बेटा। तो यानी कि आपको ये बात समझ में आई कि
इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस फेस से पास हुई तो फ्लक्स इसमें आएगा, और इस वाले फेस से भी पास हुई तो फ्लक्स इसमें भी आएगा। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने आपसे फ्लक्स ही पूछा है कि नेट फ्लक्स निकाल दो, किसमें से, क्यूब में से। ठीक है, निकाल देंगे भाई, क्या बड़ी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लेकिन दो केस दिए हैं। पहला पार्ट है पार्ट ए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, पार्ट बी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ए को। किसको डिस्कस करेंगे? पार्ट ए को, फिर बी पर आ जाएंगे अपन। तो फ्लक्स आपको निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं। ये 2D नहीं है, पिछले क्वेश्चन में 2D था, ये 3D है। कैसा है? 3D। अगर ये 3D है तो इसका एरिया वेक्टर होता है बेटा ऐसा, परपेंडिकुलर ही होता है लेकिन बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल। इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इसको A1 बोल देते हैं। इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इसको बोल देते हैं A2 कैप। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। कैप मतलब डायरेक्शन, कैप मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। इसका एरिया वेक्टर बाहर, इसका बाहर, इसका ऊपर, इसका नीचे। समझ गए ना? क्योंकि मैंने क्या बोला? आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। 1D में आपके पास दो ऑप्शन थे, ऊपर वाला डायरेक्शन और नीचे वाला डायरेक्शन, बट इसके अंदर आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है बाहर वाला एरिया का डायरेक्शन। अब आपको फ्लक्स लिखना है। क्या लिखना है? फ्लक्स। तो आपने देखा एक तो सरफेस हो गया आपका 1, एक सरफेस हो गया आपका 2। तो फ्लक्स सिर्फ 1 और 2 में से पास हो रहा है। तो अगर आप टोटल फ्लक्स लिखना चाहते हो तो 1 का फ्लक्स प्लस 2 का फ्लक्स, 1 का फ्लक्स प्लस 2 का फ्लक्स। आइए फ्लक्स यहां निकालते हैं पार्ट ए के लिए। तो फ्लक्स हमने लिखा 1 का फ्लक्स प्लस 2 का फ्लक्स। भाई फ्लक्स क्या होता है? E A cos थीटा। अब थोड़ा एरिया की भी बात कर लेते हैं, है ना? एरिया की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो क्यूब है इसका एरिया आप निकालना चाहते हो, तो क्यूब का साइड हम ले लेते हैं, लेट्स से L। साइड क्या ले लिया हमने? L। तो इसका एरिया क्या होगा? L स्क्वायर। तो हमारा यहां पर आ गया E1 L स्क्वायर cos 180 डिग्री। क्यों लिखा है अभी बताऊंगा। E2 L स्क्वायर cos 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 डिग्री, cos 180 डिग्री क्यों लिखा अभी बताता हूं। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है राइट में, एरिया वेक्टर कहां है? लेफ्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, एरिया वेक्टर लेफ्ट में। एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। इसलिए क्या लिखा? 180 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? राइट में। एरिया वेक्टर भी कहां है? राइट में। एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। इसलिए क्या लिखा है? 0 डिग्री। बात क्लियर हो गई क्या? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक चीज और देख लेना, ये जो दूरी है ये इस क्वेश्चन में दे रखी है a। क्या दे रखी है? स्मॉल a। ठीक है, ये दूरी दे रखी है स्मॉल a। ठीक, अब आपने ये लिख दिया। अब पहला पार्ट हमारा कौन सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है E0 I कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है? कांस्टेंट। कितनी है? E0 I कैप। तो E0 जो है हमारा वो कांस्टेंट है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के लिए होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लिए भी होगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के लिए उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। तो E1 भी क्या होगा? E0 cos 180 क्या होता है? -1। E2 भी क्या होगा? E0 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। L स्क्वायर cos 0 क्या होता है? 1। अच्छा, एक तरीके से आप रट सकते हो, अंदर जाने वाली फील्ड, यहां से लाइनें अंदर घुस रही हैं तो इसको आप क्या बोलेंगे? इनवर्ड फील्ड। यहां से लाइनें बाहर आ रही हैं, इसको आप क्या बोलेंगे? आउटवर्ड फील्ड। अंदर जब आता है मेहमान तो गंदा लगता है, इनवर्ड फील्ड इज नेगेटिव। और जब मेहमान घर से बाहर जाता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, तो आउटवर्ड फील्ड इज पॉजिटिव। यहाँ +1 आ गया ना, तो बेटा ये क्या आ गया? E0 L स्क्वायर, ये माइनस का आ गया, इस तरफ प्लस का आ गया, कट गया, तो फ्लक्स आपका क्या आ गया बेटा? 0। फ्लक्स क्या आ गया? 0। 0 आने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जितनी लाइनें अंदर घुसेंगी उतनी लाइनें बाहर निकल जाएंगी, इसलिए फ्लक्स 0 है। मजा तब आता जब वो इसमें ये पूछता कि कितना चार्ज रखा है क्यूब के अंदर। तो बेटा कोई टेंशन नहीं है, गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स इज Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि फ्लक्स 0 तो चार्ज भी 0। तो आप देख सकते हैं कि पार्ट ए बहुत ही सिंपल है, पार्ट ए बहुत ही सिंपल है। बट लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? वेरिएबल है।
अब यहां पर आपको एक चीज देखनी होगी इस डायग्राम में, मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूं, यहाँ पे मैं कुछ और लिखना चाहता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एक्स पे। तो जैसे जैसे अपन राइट में जाएंगे एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसे एक्स 1 2 3 4 एक्स बढ़ता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी। तो जितनी लाइनें अंदर उतनी ही लाइनें बाहर, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर फेल हो जाएगा। एक्स का वैल्यू मैटर करता है टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, यहां पे अलग होगी। पिछले क्वेश्चन में दोनों ही फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 सेम थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी। पर इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फेसेस के लिए अलग अलग होगी। तो आपने लिखा A प्लस बी और एक्स का वैल्यू पहले वाले फेस के लिए। तो पहला वाला जो फेस है वो कितना दूर है, ये कितना है उसके लिए? A। तो आपने क्या लिख दिया? A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या हो गई? A प्लस बी स्मॉल a। और बात करते हैं E2 की। तो E2 क्या है बेटा? A प्लस बी। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? तो देखो बेटा, ये कितना है? L है, क्योंकि आपको बताया ना क्वेश्चन में साइड L है। ये A, ये L, तो ये कितना दूर पड़ा है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ये ओरिजिन से कितना दूर है? A प्लस L। ये कितना हो गया? A प्लस L। अब तो सॉल्व करना बच्चों का खेल हो गया। फ्लक्स आपको लिखना है, पहला फ्लक्स, क्योंकि वो इनवर्ड है तो नेगेटिव होगा। E1 क्या लिखोगे? A प्लस बी। एरिया क्या लिखोगे? L स्क्वायर। फ्लक्स 2 कितना लिखोगे? A प्लस बी, A प्लस L। और एरिया क्या लिखोगे? L स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये एरिया हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये एरिया हो गया। ये वाला फ्लक्स नेगेटिव, ये वाला फ्लक्स पॉजिटिव। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो एंड यू विल गेट टोटल फ्लक्स। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को लेट्स लीव इट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और करते हैं जो हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और इस वीडियो को फिर हम एंड करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है, इसमें दोनों ही वेरिएशन मैंने आपको दिखा दिए। बेटा हो सकता है एग्जाम में ये वाला क्यूब वो यहाँ पे रख दे, बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिन पे, यहाँ चिपका के रख दे। तो बेटा अगर वो यहाँ पे रख दे क्यूब को बिल्कुल चिपका के, तो एक जो फेस है वो ओरिजिन के चिपक जाएगा, और अगर वो ओरिजिन के चिपक जाएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, अगर ऐसा कुछ छोटा मोटा वेरिएशन आए तो उसको आप लोग टैकल कर लेना, क्योंकि एक्स क्या होता है? ये। और अगर ये चिपक जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा? 0। इस फेस का एक्स तो 0 नहीं होगा। तो इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमको दिया है एक सिलेंडर दिया है, और एनसीईआरटी का अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो 90% बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। इन्होंने हमको दे दिया एक सिलेंडर ऐसा, यहां दे दी वाई एक्सेस, यहां दे दी एक्स एक्सेस, यहां क्या हो गई बेटा? -x। इसका रेडियस मान लो r दे दिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। इसका रेडियस भी r, तो इसका भी एरिया क्या हो गया बेटा अपना? पाई r स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, पर लैंग्वेज की वजह से डिफिकल्ट है। तो इन्होंने ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में कि फॉर पॉजिटिव x इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग +x। फॉर पॉजिटिव x मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट्स, यहां पे सब पे x पॉजिटिव होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव x +x, तो ये हो गया, ये इन्होंने कहा है। फॉर नेगेटिव x नेगेटिव कहां है? यहां पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग -x, तो यहां इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बोल दी। और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? E0। यहां भी क्या हो गई? E0। और इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्होंने कांस्टेंट भी बताया। अब इन्होंने कहा फ्लक्स बताओ, तो आपने देखा कि एक तो फ्लक्स इससे गुजरेगा, उसको φ1 बोल देते हैं, एक आपने देखा इससे गुजरेगा, φ2 बोल देते हैं। तो नेट फ्लक्स आपने बोल दिया φ1 और φ2 का सम। अब बेटा फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E0, एरिया क्या है? पाई r स्क्वायर। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E0, एरिया क्या है? पाई r स्क्वायर। आंसर क्या आ गया? 2E0 पाई r स्क्वायर। पर आप बोलेंगे सर यहाँ आपने प्लस माइनस नहीं लगाया। अरे क्यों लगाऊं? दोनों ही साइड से लाइनें बाहर जा रही हैं,
बाहर जा रही है मतलब क्या होगी, आउटवर्ड फ्लक्स। और आउटवर्ड फ्लक्स में मैंने आपको क्या सिखाया, आउटवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो कई बार क्या होता है बेटा कि क्वेश्चन सिंपल होता है बट जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, इसमें अगर ऐसा वेरिएशन आ जाए कि ये y है, ये x है और ये z है, और यहाँ पे वो सिलेंडर रख दे, है ना, पिछले क्वेश्चन में क्यूब लग रहा था, यहाँ सिलेंडर रख दे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जाएगी, इसमें से फ्लक्स निकालोगे, इसमें से फ्लक्स निकालोगे, मतलब सब कुछ सेम ही रहेगा ना, बस एरिया ही तो चेंज हो जाएगा। जब क्यूब था तो एरिया L² आ रहा था, अब सिलेंडर है तो एरिया क्या हो जाएगा, πr² और πr²। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि इसने आपको काफी हेल्प करी होगी। इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझने के बाद अगर गॉस लॉ का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, पर अभी भी एक पार्ट बचा हुआ है, वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और उसमें 2-3 कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।